सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग NHEH-BSc कोर्स में व्हाट इज़ फीवर के आगे बढ़ते हुए रेस्पिरेटरी के द्वारा आने वाले जो फीवर्स होते हैं मैंने उनको बता दिया है। कुछ वायरस के भी फीवर बताए हैं मैंने। इसके बाद हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। पॉपुलेशन ऑफ हार्ट हम पढ़ चुके हैं। एजाइना पेक्टोरिस इससे पिछले वीडियो में आपने देखा। एक प्रोडक्ट है जिसका उपयोग करके गंजे सर पे हम जो बेल्डनेस जो हेयर होते हैं उनको हमने ट्रीटमेंट दे करके कई ऐसे हेयर जिनकी उम्र 55 साल थी, 52 साल थी और अभी एक प्रैक्टिकल चल रहा है जिसकी उम्र 62 ईयर्स है, तो देखा कि इसके ऊपर हेयर आ गए। तो वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है 24 और 25 दिसंबर 2023 को रीवा में। अगर आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए तो इस प्रोग्राम को अटेंड करिए। 3000 रुपये एंट्री फीस है और साथ ही साथ में यहाँ जो चिकित्सकगण आना चाहते हैं जिनको लगता है कि मैं 23 तारीख को पहुँचूँगा, 24 को रुकूँगा, 25 को रुकूँगा और 26 तारीख की सुबह निकलूँगा, तो वे लोग 4000 डालिएगा एंट्री फ़ीस। और जिनको लगता है कि नहीं सर मैं 24 तारीख की सुबह पहुँच जाऊँगा, 24 तारीख का प्रोग्राम, 25 तारीख का प्रोग्राम अटेंड करके 26 तारीख की सुबह में निकलूँगा जब चेकआउट होता है होटल का, तो वो व्यक्ति 3000 रुपये डालिएगा। साथ ही साथ में क्लासेस जो चल रही हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत हम NHEH-BSc कोर्स चला रहे हैं, इस पे सेकेंड फेज़ में आज हम पढ़ेंगे रेमेटिक फ़ीवर को। रेमेटिक फ़ीवर मतलब होता क्या है उसको पहले एक परिचय के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए ताकि संशय ना रहे। इसे हम लोग वायुजन हृदय रोग भी कहते हैं, जिसको हम लोग आप लोग देखे होंगे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट या डॉक्टर ने लिखा है RHD, रेमेटिक हार्ट डिजीज़ भी इसको कहते हैं। Acute rheumatic fever is an inflammatory complication that may follow group a streptococcal infection manifested by one or more of the following: arthritis, carditis, cholera, erythema marginatum and subcutaneous nodules। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि अखिलेश इंग्लिश में बोलता है, भगवान मालिक की क्या बोलूँ। हिंदी आसानी से समझ में आती है, सभी को समझ में आती है। और जहाँ साउथ इंडिया में इंग्लिश नहीं लोग बोलना चाहते, हिंदी नहीं बोलना चाहते थे, आज इस NHEH-BSc कोर्स को समझने के लिए कम से कम हिंदी तो सीख रहे हैं। ये अच्छा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। पूर्व में स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण से, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से संबद्ध एक तीव्र फीवर जो प्रायः बच्चों में होता है, एक या अधिक जोड़ों में पीड़ा, सूजन एवं अकड़न के साथ अचानक शुरुआत होता है। फीवर के साथ पसीना और कभी कभी ट्रैकीकार्डिया तथा अधिकांश मामले में कार्डियाइटिस पाए जाते हैं। पुनर्वर्तन की जो संभावना रहती है एवं यह रोग बाद में जीवन में माइटल स्टेनोसिस, इसको माइट्रल MITRAL माइट्रल स्टेनोसिस कहा जाता है, का सबसे सामान्य कारण होता है या बनता है, बोल सकते हैं आप इसको।
इसका सीधा संबंध जो होता है, इसका जो प्रभाव होता है सीधा हार्ट पर पड़ता है। फीवर जो रहता है वो 5 से 15 वर्ष के बच्चों को 90% तक होने की संभावना होती है। रोग का कारण क्या होता है? रोग का कारण, मुख्य कारण क्या है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इन तथ्यों को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग को बाद में समझने में दिक्कत होगी। तो अभी तक इससे उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। बच्चों को गले का जो इन्फ्लेमेशन होता है, टॉन्सिल का जो इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है, वायुजन फीवर जिसमें रेमेटिक फीवर की संज्ञा होती है, ऐसे बच्चों को होने की संभावना बनी रहती है। ये जो फीवर होता है वो ज़्यादातर गरीब घर के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जहाँ जीवन स्तर निम्न होता है। रक्त में विटामिन सी, ब्लड में विटामिन सी की कमी मिलती है देखने को। कई लोग बोलते हैं कि S11 विटामिन सी के बराबर होता है। गलत धारणा है सर, ये गलत धारणा लोगों को मत सिखाइए, इससे किसी की जान जा सकती है। सही चीज़ें सिखाइए तो फ़ायदा है, और गलत चीज़ें सिखाएंगे तो वो उसी वे में जाएगा और कुछ का कुछ कर बैठेगा पेशेंट के साथ। मैं इसका एक 38 रेमेडी का किस प्लांट के वाइज नेम होता है उसका एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग देखिएगा उस चीज़ को। और क्यों हम लोग को इस वे में जा कर के काम करने की ज़रूरत पड़ी है, इसको आप लोग जब अटेंड कर रहे हैं क्लास को तो धीरे धीरे समझते जाइएगा क्यों मैंने इस वे में क्लास को लिया है। मेरे कमर में थोड़ा दर्द है आज, इसलिए थोड़ा झूल झूल के पढ़ा रहा हूँ। तो जिनमें विटामिन सी की कमी होती है उनमें ये डिजीज़ होता है, मतलब नया ब्लड का संचार नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। श्रम शक्ति, श्रम करना मतलब मेहनत करने एवं शीत, फिर पानी, उस कंडीशन में जब इसका क्रोनिक से डीजनरेटिव की ओर ये बढ़ता है तो उसमें जहाँ पे व्यक्ति को एक तो शीतलता महसूस होती है, साथ में जब श्रम करता है तो उसको थकान महसूस होने लगती है और धीरे धीरे फीवर आना चालू हो जाता है। इसमें पायरिया का भी एक कारण हो सकता है, कान का बहना और उससे रिलेटेड जो व्याधि होती है उसके परिणाम स्वरूप भी ये एक कारण बनता है। गीले या नम कपड़े जो लोग पहनते हैं, नम भूमि में सोते हैं, नम मतलब हल्का गीला, वेटेड, वेट हम बोलते हैं ना, गीला है, निचोड़ के रख दिए, धरती थोड़ी सी गीली थी, 4 दिन पहले पानी गिरा था लेकिन पानी तो सूख गया है लेकिन ज़मीन गीली है, नम है, नमी है। तो वैसे जगह पे सोने से भी इसका परिणाम भोगने को मिलते हैं। पानी में भीगा हुआ व्यक्ति हो और उसको ठंड लग चुकी हो तो उस कंडीशन में भी एक सहायक कारण के तौर पे देखने को मिलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? अचानक फीवर हो सकता है जिसके साथ में एक या अधिक जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्टिफनेस आए, कठोरता हो जाए, या सूजन के साथ दर्द भी हो, सूजन भी हो सकता है और सूजन के साथ दर्द भी हो सकता है। बहुत अधिक दर्द होने पे पसीने के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है और दर्द भी बढ़ा हुआ है। कभी कभी रोग जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीजनरेटिव टू मोर डीजनरेटिव हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर धीरे धीरे होता है। आरंभ में
मतलब शुरुआत में थोड़ी थकान महसूस होती है, सुस्ती लगता है, शरीर का भार जो होता है, वज़न जो होता है उसमें कमी आती है। शरीर के जो बड़े बड़े जोड़ होते हैं जैसे घुटना, गट्टा हो गया, या फिर बोलना चाहिए टहनी हो गई, कोहनी हो गई, ये इस टाइप के जो एल्बो जॉइंट्स होते हैं ये हो गए, या जो शोल्डर होते हैं, ये आपका शोल्डर हुआ, इसमें तथा हथेली की जो कलाई होती है, ये मुठ कलाई होती है ना, ये कलाई में, इसके अलावा में जो एड़ी होता है एंकल, उसमें भी दर्द को देखा जा सकता है। संभावना ये भी रहती है कि रोग की जब अधिकता होती है तो वो सूजा हुआ भाग हॉट गरम लाल रंग का और छूने पर अत्यधिक दुखने वाला होता है। इसमें एक अन्य लक्षण भी देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन, प्लूरिसी या प्लूरल इन्फ्यूज़न व्यक्ति को हो, एसाइटिस हो, निमोनिया हो, पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ हो, सब क्यूटनस न्यूड्यूल्स आदि लक्षण मिलते हैं। ये रोग हृदय के को कई प्रकार से प्रभावित करता है। अतः इसके बारे में कहा जाता है कि ये रोग शरीर के जोड़ों को केवल चाटता है जबकि हृदय को काट लेता है। रोग का परिचय और रोग का पहचान दोनों अलग अलग चीज़ होती है। रोग का परिचय मैंने दे दिया है। रोग की पहचान के लिए व्यक्ति के अंदर एनीमिक होता है, ल्यूकोसाइट जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR भी बढ़ा हुआ मिलेगा, छाती चेस्ट जो होता है उसमें चुभन वाली पेन होती है। उसमें जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो वहाँ पे रगड़ फ्रिक्शन की, कई लोग पूछे थे मुझे किसी ने, इसलिए मैं दोनों का अर्थ बता रहा हूँ। फ्रिक्शन लिखा रहता मतलब रगड़ रहा है, रगड़ा रहा है, तो ऐसी साउंड ध्वनि सुनाई देती है। एक्सरे में हृदय का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है और उसमें रिपोर्ट में कार्डियोमेगली लिखा हुआ दिखता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं उनको भी जान लेते हैं। रेमेटिक फीवर किसी एक अथवा हृदय की जो परत होती है, ऑल टाइप ऑफ लेयर्स होती है, उसमें समा जाता है। रोग का आक्रमण शांत होते ही जोड़ों की जो सूजन होती है और जो दर्द होता है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। ये एक गंभीर रोग है। इसकी चिकित्सा और निदान में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। एक टू द पॉइंट लेकिन इंग्लिश में है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आता उसको कॉपी में लिखिएगा और ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करके पढ़िएगा। समझ आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए कई लोगों के तथ्यों को सुनना होता है। तो mitral valve is common affected if rheumatic carditis occurs in childhood, whereas aortic valve is commonly affected if it occurs in adults। बहुत आज तकलीफ है, लेकिन क्लास तो देना है ना भाई। क्लास देने से क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ व्यक्ति तो है, व्यक्ति गया नहीं है कहीं, गया नहीं मतलब टपक नहीं गया। बहुत सारे बकरे हैं कि टपक जाओ, दो चार को टपका के ही जाऊंगा। रेमेटिक फीवर में हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? पहला तो है F2 पेन के लिए, किस कारण से हो रहा है उसको समझना होगा। अगर ब्लॉकेज आ रहा होगा तो ब्लॉकेज के लिए मेडिसिन लगानी होगी A2।
पेन अगर आ रहा होगा तो उसके लिए डालना होगा A1 या A3, क्योंकि हार्ट का है। और अगर बीपी बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, जिसमें पेन चुभन आ रहा होगा, तो वहाँ पे वाइट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसको पीने के लिए जब आप दे रहे हो तो वाइट इलेक्ट्रिसिटी, डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और वाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल यूज़ करना हो तो जी का यूज़ कीजिएगा। लग रहा होगा कि ब्लड सर्कुलेशन के वजह से आ रहा है तो आर यूज़ कर सकते हैं। वाई का यूज़ मत कीजिएगा। डिजीज़ तत्काल में तो राहत हो सकता है दे दे, लेकिन इससे लिगामेंट ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा देगा। ये एक हेमोरेजिक केस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से ही इसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।